रेड जोन विद साजिद इसाक। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेड जोन के साथ आपका होस्ट साजिद इसाक आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे अदारों के बहाली के ऊपर। आज हम बात करेंगे वो तमाम अवामिल के बारे में कि जो असरअंदाज होते हैं किसी भी मसीही अदारे की बर्बादी में। आप जानते हैं कि कुछ अरसा से एक ख़बर गर्दिश कर रही थी कि दारुल हिकमत, जो एक फ़लाही स्कूल बनाया गया था, कॉलेज बनाया गया था मसीही बच्चों के लिए, उस पर नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा किया गया। और ये बात आज की नहीं है, ये पिछले कई सालों से यही मसले चल रहे थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब ने कभी भी बग़ैर तस्दीक किए हुए ख़बर रिलीज़ नहीं की। और यही वजह थी कि मैं और मेरी टीम लाहौर गए और हम इन बातों को जानने की कोशिश करते रहे कि क्या मुहर्रिकात हैं कि जिसकी वजह से एक कामयाब अदारा आज कब्ज़ा की इमारत बनी हुई है, आज वो खंडर की तरफ जा रहा है। तो नाज़रीन, मैं आपके साथ आज चंद हक़ाइक़ रखूँगा, मगर फ़ैसला आपने करना है कि इसका हल क्या होना चाहिए। अफसोस की बात यह है नाज़रीन कि 71 साल होने को हैं, मगर आज भी मसीही कौम लीडरशिप की तलाश में है। आज भी मसीही कौम कि जो नाम नहाद लीडर्स हैं, अब मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कि मैं आज नाम लूँगा उन डायसिस का, उन बिशप्स का भी, कि जिन्होंने खुदा के घरों का सौदा किया। उन्होंने खुदा के जो इमारतें बनाई गई थी मिशनरी, जब लोग यहाँ पर रहते थे, उनका सौदा किया। और इसमें सर फहरिस्त है सियालकोट डायसिस, फैसलाबाद डायसिस, पेशावर डायसिस, रायवन डायसिस, कराची डायसिस, मुल्तान डायसिस, और मैं कहूँगा हैदराबाद भी इसमें शामिल है। और अफसोस की बात यह है कि हम अगर अदारे बना नहीं सकते तो जो बने हुए अदारे हैं उनको मत कब्ज़ा कीजिए, उनको मत गैरों के सामने नीलाम कीजिए। चंद टगों की खातिर, जैसे अस्कर यहूदी ने किया था कि 30 सिक्कों की खातिर यसू को बेच दिया, ये वही लोग हैं जो आज अदारे ख़राब कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कब्ज़े करवा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो चंद टगों की खातिर चर्चिस की प्रॉपर्टीज़ को बेच रहे हैं। शर्म करें। आप सब कुछ यहाँ रह जाना है, आपके अमाल ने ऊपर जाना है। और अब मैं बात करना चाहूँगा नाजरीन दारुल हिकमत के बारे में। हम शायद बहुत सारे लोगों ने सुना तो है नाम, मगर शायद हमें अंदर की स्टोरी या हकीकत का इल्म नहीं है। तो मैं अपने तमाम नाजरीन के लिए आज चाहूँगा कि ये प्रोग्राम एंड तक ज़रूर देखिए, ताकि आप जान सकें कि आज दारुल हिकमत को इस नेच तक पहुँचाने में किन किन का हाथ है। ये जो नारे मार रहे हैं कि हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर देखिए। और मैं उस ग्रुप को भी कहना चाहता हूँ जो कोशिश कर रहा है इसको पोलिटिसाइज़ करने की, जो कोशिश कर रहा है कि अपने सियासी स्कोरिंग करने की, तो मैं कहूँगा कि बाज आ जाइए। मत एक अदारे को सियासत की नज़र करें। आपका हिम्मत है नहीं है नेशनल पॉलिटिक्स पे बात करने की, और जो चर्च की चीज़ें हैं, जो मसीहों के अदारे हैं, वहाँ सियासत करते हैं आप। ये डरपोक लोग क्या बात करेंगे। तो नाज़रीन मेरे साथ देखेंगे है क्या दारुल हिकमत। दारुल हिकमत का क़याम 1987 में एक यहाँ पर मिशनरी हुआ करते थे पीटर बॉन साहब, जिनका ताल्लुक़ नीदरलैंड से था, हॉलैंड से।
انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا تاکہ مسیحی بچے اچھی تعلیم حاصل کر کے کالجز میں اور یونیورسٹی میں جا سکیں، اور 3 ان کے انسٹیٹیوشنز بنائے گئے، ایک گلو کوٹ میں، ایک بیدیاں روڈ پہ، اور ایک کناہا ایک جگہ ہے وہاں پر 3 ادارے قائم کیے گئے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ 10 سال انہوں نے اس کو رن کیا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ٹرسٹ کی شکل دے دی 1996 میں، اور آپ جانتے ہیں ناظرین ٹرسٹ کا جو ہوتا ہے وہ پراپرٹی پبلک پراپرٹی ہوتی ہے اور اس میں کوئی مالک نہیں ہوتا، اس میں نہ ٹرسٹیز مالک ہو سکتے ہیں، پھر نہ جس نے زمین لے کے دی ہے یا جس نے پراپرٹی بنائی کی ہے وہاں پہ وہ ہو سکتا ہے مالک۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 1987 سے 1996 تک وہ رن کیا انہوں نے، اس کے بعد اس کو ٹرسٹ کا درجہ دے دیا۔ اور ناظرین میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ فاؤنڈرز میں سے کون تھے۔ تو ناظرین وہ جو ان کے فاؤنڈر ممبرز تھے ان کے نام میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر پیٹر بون، مسز ایس این رے، مسٹر وی سی بینجمن، مسٹر نیلسن فرانسس، ڈاکٹر ارنسٹ لال، ڈاکٹر کرسٹی منیر، اور مسٹر ہیکنگ جو شاید نیدرلینڈ سے ان کا تعلق تھا۔ تو یہ فاؤنڈر ممبرز تھے، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ دیکھ بھی سکیں گے سلائیڈ پہ، میں ڈیڈ بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو ٹرسٹ ڈیڈ ہوئی وہاں پہ 1996 میں بنی، اس کے چند کلازز کے ساتھ میں آپ سے متعارف کرانا چاہتا ہوں۔ چند کلازز جو ہے اس ڈیڈ کے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا ہے جی آپ کے آبجیکٹیو نمبر 1 کا سب سیکشن 4 جو ٹرسٹ کو کہہ رہا ہے ٹو اون، پرچیز اینڈ سیل، ٹو ٹیک اے گیو پراپرٹی آن لیز فار دا پرپسز آف دا ٹرسٹ، کہ ٹرسٹ جو ہے وہ اس کو بیچ بھی سکتا ہے، ٹرسٹ اس کو لیز بھی کر سکتا ہے، صرف اور صرف ٹرسٹ کے پرپسز کو فلفل کرنے کے لیے اور کسی مقصد کے لیے نہیں۔ کلاز نمبر 2 جو ہے پاورز اینڈ ڈیوٹیز آف دا ٹرسٹیز، اس کا سب سیکشن بی جو ہے وہ کہتا ہے دا ٹرسٹیز شیل بی ریسپانسبل فار اپ کیپ اینڈ مینٹیننس آف دا ٹرسٹ پراپرٹی ایٹ آل ٹائمز اینڈ اینی ایکسپینڈیچرز incurred for such purposes shall be sent by the rent, dividend, interest and other income acquiring from the trust property or from the corpus of the trust fund as created under the declaration of trust dated 6/8/1996۔ ایک اور میں آپ سے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ The trustees are empowered to have erected or demolished any structure or structures as they deem fit insofar as such erection or demolish accords with the objectives of the trust۔ نمبر F جو ہے سب سیکشن کلاز 2 کا سب سیکشن F، the trustees shall have the power to borrow money on the security of the trust property and to alternate the trust property for necessary purposes۔ اور کلاز 8 جو ہے اس کا A کہہ رہا ہے، کلاز 8 سب سیکشن A، میجورٹی آف دا ٹرسٹ شیل بائی ریزولوشن ہیو پاور ٹو اپوائنٹ اینی نیو ٹرسٹی اور ٹرسٹیز ان پلیس آف سیٹ ٹرسٹی who may by reason of death, removal, resignation or incompetency to act for more than 6 months for any reason whatsoever be incapable of performing the duties of the trustees۔ ناظرین یہاں پہ پڑھ کے سنانا کیوں ضروری میں نے سمجھا، کیونکہ اس ٹرسٹ ڈیڈ میں کچھ ایسے فلاز نظر آ رہے تھے جو میں نے سمجھا کہ ضروری ہے اس سارے ایشو کو سمجھنے کے لیے کہ اس میں کیا کیا کمیاں تھیں ٹرسٹ ڈیڈ میں۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرسٹ کی جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ سیل پرچیز کا جو ہے یہاں پہ جو کلوز دیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہی سب سے بنیادی وجہ بنی آج جہاں پر دارالحکمت کھڑا ہے، کیونکہ ٹرسٹ کی جگہ بیچی نہیں جا سکتی مگر ڈونیٹ کی جا سکتی ہے کسی اور اسی طرح کی جو ادارہ ہو، چیریٹیبل آرگنائزیشن ہو، اس کو ڈونیٹ کی جا سکے، مگر یہ جو کلوز ہے یہ ایک فساد کی جڑ بنی ہے یہاں پر۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر جو ٹرسٹیز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ٹرسٹیز جو ہے وہ چینج ہو سکتے ہیں اگر ڈیتھ ہو جائے، ریموول ہو، یا پھر ان کے اندر انکمپیٹنسی ہو پرفارم کرنے کی۔ انفارچونیٹلی یہاں پر وہ نہیں نظر آ رہا کہ ٹرسٹیز کی مدت کتنی ہوگی ٹرسٹ کے اوپر ایز ممبر رہنے کی۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں، ہم نے ان سے ملاقات بھی کی، بہت ایفرٹس بھی کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کرسٹی منیر صاحب 96 سے اس ٹرسٹ کے ساتھ ہیں اور ان کو 23 سال ہو چکے ہیں ٹرسٹ پہ، اور اتنا ہی عرصہ ان کو ایز چیئرمین پرفارم کرتے ہو گیا ہے اس کے اندر۔ اور اسی طرح سے ایک نام نیلسن ملک تھے جو کہ خزانچی تھے اس ٹرسٹ کے جب سے یہ ٹرسٹ بنا تھا، اور 2017 تک وہ خزانچی رہے۔ اس کے اوپر میں بعد میں بھی بات کروں گا، مگر یہاں پر مجھے دیکھ کے حیرت یہ ہوئی کہ کسی ٹرسٹ میں، کسی بورڈ میں اتنی لمبی ٹینیورز نہیں ہوتی، 2 سال یا 3 سال، اور اس کے بعد آپ پھر سے ری الیکٹ ہو سکتے ہیں ایک اور ٹرم کے لیے، مگر لائف ٹائم ٹرسٹیز نہیں ہوتے انلیس کہ آپ کا کوئی فیملی ٹرسٹ ہو۔ مگر آپ تو باہر سے آؤٹ سائیڈر سے، تو یہ بھی ایک غلطی نظر آتی ہے کہ اتنی لمبی جو ٹرسٹ میں ممبرز کی مدت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ٹینیور کا تعین کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ نیا بلڈ، ینگ بلڈ آ سکے، اس لیے ہوتا ہے کہ اگر وہ پرفارم نہیں کر رہے تو ان کی ریپلیسمنٹ ممکن ہو سکے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو چرچ کی پراپرٹیز ہیں، ہمارے جو چرچ کے بورڈز بنے ہوئے ہیں یا ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں، انہوں نے، بڈھوں نے بیٹھ کر ان کو تباہ کر دیا ہے۔ یہی حال ہم دیکھتے ہیں یو سی ایچ کا۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سارے بشپ صاحبان، سارے بزرگ جتنے ہیں وہ اس کے ممبر ہیں۔ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نظر نہیں آتا ہمیں۔ اب بشپس کا کیا کام ہے کہ وہ ہسپتال کی مینجمنٹ کو دیکھیں، پادری کا کیا کام ہے کہ ہاسپٹل کی مینجمنٹ کو دیکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ہم نے ادارے تباہ کر دیے ہیں۔ ہمارے ہر کام میں سیاست آ جاتی ہے، تو جب ہم وہ سیاست کو لے آتے ہیں، وہ اپنے پسند کو لے آتے ہیں، تو پھر کام نہیں ہوتا۔ ابھی میں صرف دارالحکمت کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اتنی لانگ ٹرم سروسز ہیں، اور جس کا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہو کیا رہا تھا وہاں پر، میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی نااہلی جو ہے وہ دارالحکمت کے ٹرسٹیز کی ہے، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پہلی ہے آپ کی گورننس، کہ آپ کس طرح سے گورن کر رہے ہو۔ یہ کسی ادارے میں دیکھ لیں آپ، یہ کسی ملک میں دیکھ لیں آپ۔ اس کے بعد آتی ہے آپ کے فائنینشلز۔ ابھی میں نے آپ سے گورننس کی بات کر رہا ہوں کہ گورننس جو ہے وہ فیل ہوئی ہے دارالحکمت کی۔ یہاں پہ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، میں نہ کسی کے خلاف ہوں نہ کسی کے حق میں۔ میں یہاں پہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے دکھ یہ ہے، مسیحی قوم کو دکھ یہ ہے کہ وہ جو ادارہ ہے دارالحکمت، وہ ہمارا ادارہ ہے، وہ ضائع ہوا ہے۔
وہ انکمپیٹنٹ لوگوں کی وجہ سے خراب ہوا ہے. کس کی ہمت ہو سکتی ہے قبضہ کر کے بیٹھ جائے جب تک اگر بورڈ ٹھیک ہوتا تو, جب ٹرسٹیز کمپیٹنٹ ہوتے تو. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ جب تک تو گورا ہمارے سر پہ رہا ادارہ بہت اچھا چلتا رہا. کیا کتنی دیر تک ہمیں گوروں کی ضرورت پڑے گی اپنے اداروں کو صحیح چلانے کے لیے؟ کب تک ہماری اپنی پولیٹیکل ول اسٹیبلش نہیں ہوگی کہ ہم نے اپنے اداروں کو چلانا ہے اچھے طریقے سے؟ کب تک ہماری نیتیں صاف نہیں ہوں گی؟ کب تک ہم کہیں گے کہ نہیں ہم نے تو بیچ کھانڈ کے آگے نکل جانا ہے؟ شرم آنی چاہیے ہمیں. جب تک تو پیٹر بونڈ رہا یہ ادارہ چلتا رہا, اور ہم نے کوشش کی کہ ان کے پرانے ڈونر سے بھی رابطہ کیا جائے. انہوں نے بھی ہمیں کافی چیزیں بتائیں کہ کیا وجوہات تھیں. اور میں ایک اور چیز بھی بتا دوں ناظرین آپ کو کہ پیٹر بونڈ صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان میں بچوں کے لیے یہ جو ادارہ بنایا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے نیدرلینڈ میں بھی ٹرسٹ قائم کر دیا اسی نام سے. وہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں نام بھی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو درد ہے, مگر ہمارا درد کب جاگے گا؟ ہمارا احساس کب جاگے گا؟ ہمارا ضمیر کب بیدار ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جو اسکول ادارے بنے ہیں اس کو اچھے طریقے سے چلائیں تاکہ وہ تعلیم حاصل کر کے. آپ سب چور ہیں اگر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں جو قبضے کرتے ہیں اور جو ان کو بیچتے ہیں. میں دوسرے سخت الفاظ اور استعمال نہیں کرنا چاہتا. میں ناظرین آپ کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا. بہت سارے ڈائریکٹرز چینج کیے گئے اور ہر ڈائریکٹر پر کرپشن کے الزامات ہیں. اس میں میں نام بھی نہیں لیتا ہوں ڈائریکٹرز کا کیونکہ یہ ان کا کام ہے بورڈ ممبرز کو کرنے کا. میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ آڈٹ رپورٹس ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں, اور کیا بورڈ سویا ہوا تھا؟ کیا چیئرمین ڈاکٹر کرسٹی صاحب سوئے ہوئے تھے؟ اور ان کے خزانچی جو نیلسن ملک صاحب ہیں جو اب کیتھیڈرل جو لاہور میں ادھر جا کے گھس گئے ہیں, کیا وہ سوئے ہوئے تھے؟ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا آڈٹ رپورٹس کیا کہہ رہی ہیں؟ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ ایڈمنسٹریشن میں کیا ہو رہا ہے؟ تو میں آپ سے 2011 کی آڈٹ رپورٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو ناظرین آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ ارنسٹ اینڈ ینگ فورڈ روڈس جو ہے انہوں نے ایک رپورٹ دی ہے دسمبر 31 2011 میں. تو میں اس سے پہلے آگے جو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ بن رہی ہے آپ کی 31 دسمبر 2011 کی, اور بورڈ سائن کر رہا ہے اس کے اوپر فروری 13 2013 کو, یعنی کہ تقریباً 1 سال 1.5 مہینے کے بعد بورڈ نے اس کو سائن کیے ہیں. اس میں جو کوالیفیکیشنز لگائی تھیں میں صرف اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ بورڈ کتنا ایکٹیو رول پلے کر رہا تھا. تو ناظرین میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, یہ سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو بورڈ ممبرز ہیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کوالیفیکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں, ان کی کریڈیبلٹی بھی دیکھ سکتے ہیں. اور میں حیران یہ اس بات پہ ہوں کہ اتنے قابل لوگ اگر بورڈ پہ ہوں تو پھر بھی یہ کوالیفیکیشنز آئے ادارے کی, تو پھر سب سے پہلا بات تو بورڈ کے اوپر جاتی ہے, ٹرسٹیز پہ جاتی ہے کہ وہ کتنا اچھا رول پلے کر رہے تھے. پہلی آڈٹ رپورٹ جو 2011 میں ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے آڈیٹر, جو پہلی آڈٹ رپورٹ ہے اس کا جو اے ہے مینجمنٹ لیٹر کا ML کا, وہ کہہ رہا ہے the assets, liability and income of the projects are overstated by rupees تقریباً 36 لاکھ, پھر 65 لاکھ اور 1,43,000 رسپیکٹیولی. یعنی کہ انہوں نے فگرز میں رد و بدل کیا ہے. ایسٹس کو بڑھا کے دکھایا گیا 36 لاکھ کا, لائبلٹیز دکھائی گئی تقریباً 65 لاکھ کی, بلکہ 66 لاکھ کے لائبلٹی ہے, اور جو انکم آ رہی ہے وہ 1,43,000 شو کی گئی. یہ کوالیفیکیشن میں بتا رہا ہوں. اور پھر وہ کہہ رہا ہے سیکنڈ میں کہ we could not verify the completeness and accuracy of the capital expenditures on building amounting rupees 21 million, جس کا مطلب ہے کہ
2,13,00,000 के लगभग। उनको समझ नहीं आई। वो कह रहे इन प्रीवियस ईयर्स एज शोन इन नोट 10.1 द एक्सपेंडिचर एंकर्ड ऑन बिल्डिंग वर नॉट प्रीवियसली रिकॉर्डेड इन बुक्स, यानी कि उन्होंने जो खर्चे किए हैं बिल्डिंग बनाने में या बिल्डिंग को करने में उसको बुक्स में एंटर नहीं किया। मैं नहीं कह रहा, ये ऑडिटर्स कह रहे हैं। इसके बाद वो कह रहा है कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल फुली एक्सप्लेन दैट द एडमिनिस्ट्रेटर एंड अदर्स हैव बीन इन्वॉल्व इन embezzlement of fee and other income amounting रुपीज़ 37 लाख। ये ऑडिटर ने रिपोर्ट की है जनाब, ये 2011 में दिसंबर 31 2011 का जब ऑडिट हुआ उसमें ये सामने आई चीज़ें कि ये वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर और दूसरे लोग मिलकर तकरीबन 37 लाख का वहाँ पे मसले मसाइल हुए। और इसके बाद हम देखते हैं कि अगली ऑडिट रिपोर्ट जो कह रही है कम बेश वही क्वालिफिकेशंस है मगर थोड़ी अमाउंट्स इसमें और चेंज हो गई हैं। उधर फिर कहा गया है कि जो प्रोजेक्ट की है एसेट्स लायबिलिटी एंड इनकम ओवर स्टेटेड है। पहला एसेट्स ओवर स्टेटेड है 32 लाख से, लायबिलिटी जो है तकरीबन 60 लाख से, और इनकम इस दफ़ा 2,03,424 का। और फिर उन्होंने वही क्वालिफिकेशन लगाई है कि 2,13,00,000 की जो अमाउंट है वो नज़र नहीं आ रही बुक्स में। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये कॉम्पिटेंट ट्रस्टीज़ के होते हुए ये सब कुछ हो रहा है। और इसके बाद जाकर देखते हैं कि उन्होंने फिर रिपोर्ट किया है कि फिर आगे पीछे हुई हैं अमाउंट तकरीबन 42 लाख की, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर भी शामिल है और दूसरे लोग भी शामिल हैं। दूसरों में उन्होंने डिफाइन नहीं किया मगर एडमिनिस्ट्रेटर पर जोर दिया, बट उन्होंने कहा कि एंड अदर्स। ये मैं बता रहा हूँ कि ट्रस्टीज़ के होते हुए हो रही है। उसके बाद इन्होंने कंपनी चेंज कर दी क्योंकि जो डोनर थे जर्मनी वाले उन्होंने इनसे कराते थे पहले ऑडिट, जिनका मैं नाम दिया अर्नस्ट एंड यंग। फिर जब वो उन्होंने पैसे देने बंद कर दिए इन्होंने फिर अपना ऑडिटर चेंज कर लिया। इन्होंने जो किया वो है क्रोहावत हुसैन चौधरी एंड को। ये 31 दिसंबर 2013 का ऑडिट है। उसमें भी उन्होंने कहा है कि वी वर अनएबल टू वेरीफाई द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट्स owing to the non-availability of the related accounts. The project has concluded the assets and liability of the Provident Fund along with income and investment. We could not verify Provident Fund payable as at December 31st, 2013 due to non-availability of the underlying record. तो यहाँ पे वो प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हैं कि स्टाफ का प्रोविडेंट फंड नहीं पता लग सका किधर है वो। और ये मैं बोर्ड और ट्रस्टीज़ के मौजूदगी की बात कर रहा हूँ क्योंकि एमएल जो होता है नाजरीन मैनेजमेंट लेटर वो बोर्ड के लिए बनाया जाता है कि ये कमियाँ आ रही हैं, इसको आप बेहतर करें, नेक्स्ट क्वालिफिकेशन में ये ना आए, मगर ये रिपीटेडली आ रही हैं सारी। फिर है वी वर अनएबल टू वेरीफाई कैश इन हैंड बैलेंस ऑफ रुपीज़ तकरीबन 2,60,000। ये भी वो लिख रहे हैं कि हम नहीं दिखाया गया, हम नहीं देख सके। और यहाँ पर मैं फिर बताऊँगा कि नेल्सन मलिक साहब जिनका कहीं हमें जिक्र नज़र नहीं आ रहा, वो नहीं मौजूद यहाँ पर, उनके होते हुए कॉम्पिटेंट बोर्ड एंड ट्रस्टीज़ के होते हुए सारा कुछ हो रहा है। अभी मैं आया हूँ दूसरी स्टेज। पहले मैंने गवर्नेंस की बात की, फिर मैंने फाइनेंशियल्स की बात की, और अब हम डिलीवरी की बात करेंगे, क्या डिलीवर किया है इन्होंने। फिर सेम इन्होंने भी क्वालिफिकेशन लगाई कि तकरीबन 42 लाख जो है 44,000 उसका खुर्द-बुर्द नज़र आया एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से और दूसरे अफराद की तरफ से। फिर नाज़रीन हम देखते हैं दिसंबर 31 2014 को तकरीबन 11 मिलियन जो कि 1,17,00,000 बनता है उसका उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता लग रहा कहाँ पे ये खर्च हुआ है। फिर बात दोबारा यही आई है, एडवांसेस टू एम्प्लॉयज़ की बात है तकरीबन 2 लाख की। फिर वो कह रहे हैं कि वी वर अनएबल टू वेरीफाई सिक्योरिटी डिपॉजिट्स पेएबल अमाउंटिंग टू रुपीज़ 3,70,160 रुपये। फिर वो कह रहे हैं कि वी वर अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंसेस रिगार्डिंग कॉलेज एक्सपेंसेस,
हॉस्टल एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो कि बिल तरतीब 27 लाख है, 38 लाख है और 56 लाख है। नाज़रीन, ये तो थी कारकर्दगी जो बोर्ड की है कि उनके होते हुए, इतने कॉम्पिटेंट पढ़े लिखे मंजे हुए लोगों के होते हुए, ये जो अमाउंट्स हैं इनका नहीं सबूत मिल सका ऑडिटर्स को। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये क्वालिफ़िकेशंस आई हैं और हमें नज़र नहीं आ रहा कि बोर्ड ने कितना अच्छा रोल प्ले किया। जब हमने फर्दर जाके कोशिश की जानने की तो नज़र ये आया कि यहाँ पर ज़्यादा वन मैन शो की पॉलिसी चल रही थी। वन मैन शो में ज़्यादा किरदार डॉक्टर क्रिस्टी मुनीर साहब का आता है कि जो ज़्यादातर फ़ैसले ख़ुद कर लेते थे और बोर्ड को बताते थे कि ये करना है, क्योंकि मैं समझता हूँ शायद ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा थी दूसरे बोर्ड मेंबर्स की, तो वो इन पर रिलाय करते थे। और फिर जो मिनट्स की फ़ाइल थी वो भी मेरा ख़्याल में चेयरमैन साहब ही अपने पास रखते थे, इसीलिए वो मिनट्स मौजूद नहीं थे। तो नाज़रीन, इससे हम आगे चलते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई कि आज हम देखते हैं कि यहाँ पे कब्ज़ा हुआ है। तो नाज़रीन, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि गवर्नेंस, किसी इदारे की कामयाबी में देखना होता है कि गवर्नेंस कैसी है, उनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं और उनकी डिलीवरी कैसी है। अब हम आगे हैं, फाइनेंशियल भी आपसे डिस्कस कर दिया। अब मैं दोबारा आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो इशू बना ये तकरीबन 2009 से चल रहा है और ये 17 में जाकर अपनी हाइप क्रिएट करता है। आप अगर देख सके मेरे साथ, तो 2015 में एक हायरिंग की गई और वो हायरिंग ये थी कि उनका जो मिसिस का भांजा है डॉक्टर क्रिस्टी मुनीर, जो कि चेयरमैन हैं दारुल हिकमत के, उन्होंने अपनी मिसिस के भांजे को अप्लाई करवाया दूसरे कैंडिडेट्स के साथ और पूरा जिस तरह से हम समझते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने पूरे तरीके से इसको किया कि ये ट्रांसपेरेंट रह सके। एक स्टेज पे इसको भर्ती किया प्रॉपर सिलेक्शन से, केवन खैरुल्लाह को भर्ती किया। इसको भर्ती करने के लिए भी प्रॉपर प्रोसीजर, एप्लीकेशन, शॉर्ट लिस्टिंग किया। हमें क्या पता था कि अंदर उसके क्या है। मगर नाजरीन, प्रोसेस तो आपने कंप्लीट कर लिया, मगर आपने बताया नहीं बोर्ड को कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्यों था? क्योंकि केवन जो है आपका रिश्तेदार था। और डॉक्टर साहब, मैंने डोनर से भी बात की आपके, उन्होंने भी कहा कि डॉक्टर साहब ने केवन को अपने घर पे खाने पे बुलाया जब डोनर्स को भी आपने अपने घर पे खाने पे बुलाया था। और वहाँ पे अगर आपको याद हो तो डोनर्स ने कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आपको केवन को नहीं रखना चाहिए था। और डोनर्स का ही कहना है कि आपने तारीफ़ों के पुल बांधे थे केवन के लिए कि नहीं, ये मेरा दूर परे का रिश्तेदार है, बहुत कॉम्पिटेंट है, पूरे प्रोसेस से गुज़र के आया है। तो वहाँ पर भी उनकी रिजर्वेशन थी कि डॉक्टर साहब ये ना करें, मगर आपने उनको मना लिया और आपने उनको रख लिया। नाज़रीन, इंटरेस्टिंग बात यह है कि आगे जाके हम देखते हैं 2015 में अपॉइंटमेंट हुई, आप अपॉइंटमेंट लेटर भी देख सकते हैं उसका, और आगे जाके देखते हैं कि शायद इनके अपने कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए केवन के साथ। जब वहाँ पे केविन खोखर साहब आए तब उस स्कूल की गाड़ियाँ जो थी वो भी सेल हुई। स्कूल की 2 अपनी बसेस थी और स्कूल में एक प्राडो थी, जहाँ पे जो स्कूल में डायरेक्टर अपॉइंट होता था वो प्राडो जो थी वो डायरेक्टर को दी जाती थी। लेकिन जब केविन खोखर साहब आए तब उसकी वो गाड़ियाँ भी सेल आउट होना शुरू हो गई। और उसी असना में डॉक्टर साहब ने केवन से कहा कि हमें एक लीगल एडवाइज़र चाहिए, और केवन ने ही लीगल एडवाइज़र मुहैया करके दिया जिसका नाम है नोरेज़,
जो कि आज सारी दुनिया कह रही है कि उसने दारुल हिकमत पे कब्ज़ा किया हुआ है। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि 2017 में डॉक्टर साहब की और केवन के जो भी इख्तलाफात हुए, तो डॉक्टर साहब ने इसकी डिग्री चेक की। अब समझ से बाहर है कि जब आपने इंटरव्यू किया तो तब आपने सारा प्रोसेस किया जैसे आपने फरमाया, तो 1.5 से 2 साल के बाद, बल्कि मैं कहूँगा तीसरे साल, 3 सालों के बाद आपको क्यों याद आया कि उसकी डिग्री चेक करानी है? अच्छी बात है आपने कराई, मगर ये पहले अगर आप कराते तो आप शायद उसको ना फेवर देते। तो नाज़रीन, यहाँ आप देख सकते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी से डॉक्टर साहब ने एक लेटर भी निकलवाया, आप पीछे देख सकते हैं स्क्रीन पर, कि जिसमें यूनिवर्सिटी ने बताया कि इसकी डिग्री फेक है। अब मज़े की बात यह है कि वही बंदा जो बहुत सिफारिशों के बाद, बहुत तारीफ़ों के बाद लाया गया था, उसको कह दिया गया कि ये इसकी डिग्री फेक है और उसको फारिग किया गया और उसके ऊपर FIR केसेस भी बहुत सारे बने। केवन तो चला गया, मगर जो लीगल एडवाइज़र रखा गया था नोरेज़, वो वहाँ पे मौजूद रहा। अच्छा, इस सिलसिला में हमने सबसे पहले जानने की कोशिश की कि असल हक़ाइक़ क्या है, क्योंकि हमने सिर्फ एक साइड की स्टोरी सुनी थी और हमने, जैसे हमने पहले करते हैं, कभी एक साइड की स्टोरी नहीं चलाते, हम दोनों साइड्स की स्टोरीज चलाते हैं। तो हमने कोशिश की सबसे पहले जानने के लिए, उस बात की तहकीक करने के लिए कि एक इल्ज़ाम आ रहा था मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स और ह्यूमन राइट्स एजाज़ आलम अगस्टिन पर, कि ये लड़का नोरेज़ जो है ये उनका दामाद है और मिनिस्टर साहब जो है वो इन्फ्लुएंस यूज़ कर रहे हैं अपना उसको बचाने के लिए। तो नाज़रीन, सबसे पहले हमने एजाज साहब से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। वो आप देख सकते हैं। मिनिस्टर साहब, हम पहले सबसे पहले चाहेंगे कि आप ज़रा नाज़रीन को बताएं कि दारुल हिकमत का इशू है क्या। पहले तो आप ये बात की तस्दीक कर लें कि वो मेरा दामाद नहीं है, मेरे भाई का दामाद है। भाई का दामाद है। क्योंकि मेरे 3 बेटे ही हैं, मेरी बेटी कोई नहीं है। तो दूसरी बात है कि देखें, आप आज के जो माशरा है इसमें आप अपने किसी भाई के एक्ट के ज़िम्मेदार नहीं हो सकते, तो भाई के दामाद के कैसे हो सकते जी, हैं? बेजा। और देखें, आज के जो गहमा गहमी का दौर है और इसमें जो आपका भाई अगर कोई मर्डर कर देता है तो वो आप पे फिक्स नहीं किया जा सकता। दूसरी जो बात इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि देखें, ये 2015 से इनके आपस में केसेस चल रहे हैं और जो लोग वहाँ पे वो नोरेज़ जो है, ये इनके और डॉक्टर क्रिस्टी मरीर के आपस में केसेस 2015 से चल रहे हैं। अब मैंने जो अपना पोर्टफोलियो लिया है सितंबर 2018 में। कुछ का कहना यह है कि मिनिस्टर साहब अपना असर रसूख इस्तेमाल करके उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसा है? ऐसा कोई मिसाल है कि जिसमें ऐसा कुछ हुआ हो? तो मैंने, क्योंकि अभी जो FIR हुई है, जी हाँ, जिसमें वो फायरिंग हुई है, सारा कुछ है, तो उस तरह से वो एक्शन नहीं ले रही। देखिए, अगर मैं उसकी पुष्टपनाही करता होता तो फिर FIR ना होती। उसके खिलाफ तो FIR भी हुई है, वो थाने भी उसको ले गए हैं। फिर पहली दफ़ा भी जब ऐसा हुआ उस वक्त भी ये दोनों थाने गए हैं। अगर मैं असरअंदाज होता तो फिर ये थाने ना जाते, ज़ाहिर बात है। इसके बाद नाजरीन, हमने मुनासिब समझा कि हम डॉक्टर क्रिस्टी साहब का मौक़िफ़ लें, क्योंकि हमने काफ़ी स्टडी कर ली हुई थी कि गवर्नेंस के बारे में कैसा रहा उनका, और खुदा ने उनको सेहत दी, तंदुरुस्ती दी। ही इज़ 80 ईयर्स। और हमने उनसे जानने की कोशिश की कि कमी कमज़ोरी कहाँ रही। और एक सवाल हमने ये भी किया कि भाई आप सिर्फ ये बताएं कि ट्रस्ट की ज़मीन कैसे बिक सकती है। तो आप सुन सकते हैं डॉक्टर क्रिस्टी के रिमार्क्स भी। अच्छा, ये जो दारुल हिकमत है इसकी 3 ब्रांचेस हैं। हाँ एक ब्रांच इसकी है बेदियाँ रोड के ऊपर जी। और कुछ लोग ये भी इल्ज़ाम तराशी करते हैं
कि डॉक्टर क्रिस्टी मुनीर का अपना भी इंटरेस्ट है इसमें। इन्होंने तकरीबन लगभग 1 करोड़ रुपया बेदियाँ रोड पे जो है वो दारुल हिकमत उसका लिया है, इसलिए उसकी बात नहीं कर रहे मगर इसकी बात कर रहे। इसमें क्या सच्चाई है सर? इसमें सारी सच्चाई है जो आपने बताई है। एक दफ़ा पहले भी किसी ने मुझसे ये सवाल किया था, लेकिन चूंकि मेरे दिल में सच ही सच है, तो उसने कहा जी आपने कोई ज़मीन बेची है? मैंने कहा येस एंड नो। तो आपको भी ये जवाब ही है, येस एंड नो वाली बात है। लेकिन बात ये है कि इन्होंने अंदर करप्शन की थी। ओके, आप ज़रा थोड़ी सी डिटेल में बताओ। जी, हम इसीलिए आपके चूँकि पास हाज़िर ज़रा हुए हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ आपने पूछ ली है। इन्होंने अंदर करप्शन की, 5 महीनों की तनख्वाहें जो है टीचर्स को नहीं मिली थी। ये कौन से साल की बात है? हाँ जी, ये 2017 की बात है। 2017। तो वो था हमारा ऐसी जगह पे था गांव के इलाके में, तो उस पे जो हमारे बाकी दूसरी यूनिट्स हैं उसमें से पैसे सेव करके उस पर लगाए जाते थे। अच्छा, इन्होंने कहा कि जी उस पे खर्चा होता, अब तो यहाँ पे भी पूरा नहीं हो रहा क्योंकि टीचर्स की तनख्वाह पूरी नहीं हो रही, तो बेहतर है कि हम उसको लीज कर देते हैं। एंड पे कहा कि जी सिर्फ 2 करोड़ में। हमारे गले पे हाथ रखा हुआ था क्योंकि हमने तनख्वाहें देनी है, पैसे है नहीं है। टीचर्स एक स्टेज पे सड़क पे निकल आए वगैरह वगैरह। बोर्ड ने एग्री किया, ऑल राइट बेच दे। तो ये फ्रंट मैन लेकर आया, उसका नाम करामत है, और वो 50 लाख जो है एग्रीमेंट हमारा आपस में हो गया 2 करोड़ का, और वो 50 लाख लेके आ गया। चेक डॉक्टर क्रिस्टी मुनीर के नाम पर नहीं है, और वो और जो 50 लाख वो दारुल हिकमत के नाम का है। ठीक है। टोटल 80 लाख रुपया इनसे ओवर द पीरियड, मैं क्या कहूँ, कम से कम 1 साल लग गया मुझे। आज तक सिर्फ 80 लाख आया। 80 लाख, Not even करोड़। नॉट इवन करोड़। तो ये कोई ऐसी प्रोविजन थी आपकी ट्रस्ट डीड में कि आप सेल कर सकते हैं उसको? जी, उसमें ऐसी प्रोविजन एक क्लास मौजूद है कि किसी भी कोई ऐसी क्राइसिस आ जाए तो आप इसको लीज कर सकते हैं, आप इसको ऐसे कर, वो करना कौन करेगा? लीज और सेल में फर्क? हाँ जी, सेल कर सकते सेल की भी प्रोविजन हाँ है। जी, वो पढ़ के वैसे देखें ना जी, अगर मैं मतलब है कि नहीं इन चीज़ों को, तो बोर्ड तो समझता है ना। इसके बाद हमने राब्ता किया जनाब जॉर्ज बूटा साहब के, जो कि अपना एक नाम रखते हैं डेवलपमेंट सेक्टर में और मॉनिटरिंग एवेल्यूएशन को बहुत अच्छा समझते हैं, और वो बोर्ड मेंबर रहे, ट्रस्टी रहे दारुल हिकमत के। और जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं 2012 में एवेल्यूएशन की थी और मैंने रेकमेंड किया था कि आप 3 प्रॉपर्टीज़ को मैनेज कर रहे हैं, आपको एक अपना सेक्रेटेरिएट बनाना चाहिए जहाँ पे आपका मुस्तकिल सेक्रेटरी बैठे जो कि तीनों प्रॉपर्टीज़ की मॉनिटरिंग करे और आपको जवाब दे। मगर ये ट्रस्टीज़ ने, बोर्ड ने, किसी ने भी उनको खातर में ना लाए और उनकी ये रिकमेंडेशन रद्दी की टोकरी में चली गई। जब डॉक्टर क्रिस्टी मुनीर साहब उन्होंने मुझे कहा कि उस इदारे की एवेल्यूएशन हम चाहते हैं। कौन से साल में थी? बिल्कुल ये 13 था, 13 था। अच्छा। वैल्यूएशन की फाइंडिंग्स जो चीज़ा मैं बता देता हूँ। इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम ढूंढते हैं ना, कि इतने बड़े इदारे की बच्चे दाखिल होते हैं और फिर बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। इस पीरियड की जो सीड बोना और फसल काटना, इसको कहते हैं यील्ड मैनेजमेंट इन आवर टर्म्स, इकोनॉमिक टर्म्स में। कि बच्चा दाखिल हुआ है, अगर 100 बच्चे दाखिल हुए तो मैट्रिक कितने पास हुए हैं 10 सालों के बाद। यील्ड जो है ना वो वीक है। शुरू के 1, 2, 3 तक बहुत अच्छी जा रही थी, 6 में जाके फॉल आउट हो जाता है, फिर 8, 9 में फॉल आउट हो जाता है। फॉल आउट मतलब ड्रॉप आउट हो रहे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, हाँ जी। दे डोंट कंटिन्यू, वी डोंट नो वेयर दे गो, बट दे स्कूल शुड नो वेयर दे आर। हमने तो स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक बताना था ना। तो यील्ड हमने कहा लो है, दाखिल बहुत होते हैं लेकिन मैट्रिक उस रेशियो से पास नहीं होते। तो दैट थिंग वाज वन ऑफ द मेजर लर्निंग कि द बोर्ड शुड मॉनिटर कि इतनी यील्ड कम क्यों है। कैपेसिटी की कहाँ कमी नज़र आई आपको एवेल्यूएशन में?
बिल्डिंग में नज़र आई, स्टाफ में नज़र आई, मैनेजमेंट में नज़र आई कि बोर्ड में नज़र आई? कैपेसिटी जो कम नज़र आई वो एक तो मैनेजमेंट में भी कम ही थी, देयर वाज नॉट गुड मैनेजमेंट, मतलब कि अच्छे प्रिंसिपल्स जो होते हैं, जैसे वो स्कूल्स के रिजल्ट्स लेके आते हैं, रिजल्ट स्पीक अबाउट द टीचर्स, वो रिजल्ट्स इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। नंबर जो इम्पोर्टेंट था ना हमारे लिए वो थी गवर्नेंस। तो हमने कहा कि इसकी जो ओनरशिप है, जो मैनेजमेंट गवर्नेंस कह लें, वो तो नज़र नहीं आती, क्योंकि बोर्ड मीटिंग करके चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे हमने देखा कि वो ज़्यादा एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग्स ही होती हैं, जो फुल बोर्ड नहीं होता। फुल बोर्ड मीटिंग्स मैं एक दो दफ़ा मुझे जाने का मौका मिला उस दौरान भी, तो एक तो टर्न आउट ही नहीं होती थी बोर्ड में। ये तो बात है कि बोर्ड में कई चीज़ें तो बोर्ड में अप्रूव ही नहीं हुई। ये तो प्रॉब्लम हुआ है कि चेयरमैन ने काफ़ी डिसीजंस खुद ही ले लिए, ही वांटेड टू होल्ड बोर्ड, लेकिन एक बदकिस्मती है हमारे मुल्क में, बोर्ड मेंबर्स सीरियस नहीं होते, वो बोर्ड बनाते हैं तो फिर चेयरमैन के पास पावर थी कि खुद सारा कुछ कर सके? वो तो फिर पावर तो नहीं होती वो डिपेंडेंटली कर सके। ट्रस्ट की ज़मीन कैसे बिक सकती? बिकी तो नहीं, कैसे वो बिक सकती? बिकती क्लॉज बिकी था, नहीं, क्या वो था? लीज पे शायद जो भी दिया नहीं, वो आप बोर्ड मेंबर रहे हैं, ट्रस्ट जो होता है उसकी प्रॉपर्टी बिक नहीं सकती। मैं भी कहा तो नहीं बिक सकता। अब मैंने देखा ना बुक्ति बोर्ड पे दूसरा अपनी मर्जी के बंदे लाते दूसरा हैं, वजह चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड हो, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं वो है। नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरी दूसरी वजह ये है कि आई विथ ऑल रिस्पेक्ट टू एवरीवन, मोर देन हाफ आर इनकॉम्पिटेंट, नॉट फिट फॉर बोर्ड पोजीशंस। इसके बाद हमने कोशिश की कि वो शख्स जिसका आजकल मीडिया पे भी चल रहा है, पता लगा कि उसने फायरिंग की है मीडिया के लोगों पर, वकला हजरात पर, हमने उससे रब्ता किया कि हम आपके वहाँ पर दारुल हिकमत आना चाहते हैं, क्या आप हमें वेलकम कर सकते हैं कि फिर हम पर भी फायरिंग ही करेंगे? मगर उसने कहा कि आप ज़रूर आइए, मैं आपको वेलकम करूँगा। नौरेज़ साहब ने हमें अपना दिखाया भी कि वहाँ पे वो एक यतीम खाना चला रहा है, वो एक ऑर्फनेज चला रहा है। मगर जब हमने इसकी तहकीक की, हमने फाउंडर मेंबर से भी पूछा, डोनर से भी पूछा, उन्होंने कहा यहाँ पे कभी भी ऑर्फनेज नहीं था। नहीं, उधर कोई यतीम बच्चा नहीं है, ये तो बात एक झूठ ही है। सब बच्चों के वालिदैन जिंदा हैं, इन्होंने इशू उठाया हुआ है कि ये यतीम बच्चे हैं। क्योंकि दारुल हिकमत जो है यतीम खाना नहीं था, बल्कि ये उन बच्चों के लिए था जो नॉन अफोर्डिंग थे, डिज़र्विंग बच्चे थे। वो यहाँ पे आते थे, पढ़ते थे, रहते भी थे। आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे सुबह के टाइम पढ़ते हैं वो उनकी तादाद भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो हमने उनसे बात की नौरेज़ से, वो मैं चाहूँगा कि आप सुनिए। टाइम की जब बोर्ड थी जिसमें डॉक्टर क्रिस्टी मुनीर साहब भी थे, उन्होंने भी मुझे बुलाया था कि आप आएँ। मैंने उनसे मिला, मैं उनसे मीटिंग की। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ आ नहीं सकता, और वो यहाँ कभी आए भी नहीं है। फिर जिस टाइम मैं आया हूँ यहाँ पर 50 से 70 के करीब बच्चे रह गए हुए थे, हॉस्टल्स बंद हो चुके थे, कॉलेज बंद हो गया हुआ था, तबाही फिर गई हुई थी, हर चीज़ ख़त्म हो गई हुई थी। आज तकरीबन 350 के करीब यहाँ पर तो ये तमाम बातें जो मीडिया पर फैलाई जा रही हैं, मेरे ख़िलाफ़ फैलाई जा रही हैं, ये सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही, किसी के पास अगर कोई एविडेंस है तो वो आकर दे। मैं फिर अपने आप को मैं खुद कसूरवार मानूंगा, और मैं खुद जो है हर चीज़ के लिए मैं अकाउंटेबल होऊंगा। सबसे मेन इशू चल रहा है कि मैंने जगह बेच दी है। अगर मैंने बेची है तो कोई एग्रीमेंट, कोई पे ऑर्डर, कोई चेक मेरी तरफ से, कोई मैंने रजिस्ट्री करवा के। मगर एक और चीज़ है कि ट्रस्ट की जगह तो बिक नहीं सकती, वो कब्ज़ा ही आगे। यही मैं बात कर रहा हूँ कि आपने अंदर आके देख लिया कहाँ यहाँ पर कब्ज़ा और किस जगह कब्ज़ा हुआ, ये भी आपने देख लिया कि यहाँ पर कोई कब्ज़ा नहीं है, और ना ट्रस्ट की जगह बिक सकती है, ना उसको कोई ले सकता है। तहसीलदार साहब को इसकी एप्लीकेशन जो है वो मूव कर दी हुई है जगह की निशानदेही की। विद इन 2 और 3 डेज़ वो प्रोसेस पूरा हो जाएगा, तो फिर उसको भी मैं जो है मीडिया के ऊपर, और आपको भी उसकी एक ज़रूर मैं कॉपी भेजूँगा, क्योंकि 1 इंच भी जो है वो दारुल हिकमत का इधर से उधर नहीं हुआ। यह हमारी पूरी निशानदेही की जाए
اور جتنی بھی ہماری جگہ ہے وہ ریکارڈ کے اوپر لائی جائے۔ وہ کہتے ہیں مجھے 80 لاکھ روپے ملا ہے جو کہ دارالحکمت کے اکاؤنٹ میں گیا ہے، جس سے انہوں نے سیلریز دی ہیں، جس سے انہوں نے پروویڈنٹ فنڈ دی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ میری ذات کے لیے نہیں آیا، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کو، تو آپ وہ جو کہتے ہیں ان کو دی، آپ وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں وہ پیسے واپس کیے جائیں؟ جی وہ پیسے ڈاکٹر صاحب جو ہیں جس طرح اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیسے ہیں یہ میں واپس نہیں کروں گا تو ٹھیک ہے، وہ اگر نہیں کرتے جب واپس کر دیں تو جو اسکول ہے بیدیاں روڈ کا وہ واپس لے لیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کروڑ واپس کریں تو وہ بھی واپس ہو جائے گا اسکول، اور یہ بھی آپ نیا بورڈ بنا دیں تو یہ بھی آپ چلائیں؟ جی یہ بھی چلائیں، اس کو نیا بورڈ بنا کے میری اس میں جو صرف ایک دو یہی مطلب مطلب کہہ لیں کہ کنڈیشنز ہیں کہ ٹھیک ہے اوپر نیا بورڈ بن جائے اور نیچے ڈاکٹر صاحب اور میں مگر قبضہ آپ ہی رکھیں گے اپنے پاس؟ نہیں، ڈاکٹر صاحب بھی رکھیں۔ ہم تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب بھی والنٹیئر ہی ہوں گے، ٹرسٹ کا ہے نا یہ سارا سلسلہ، آپ قبضہ قائم رکھنا چاہتے ہیں اپنا یہاں پہ کہ آپ کہیں کہ چلو جی میں بھی سائڈ پہ ہوتا ہوں، ڈاکٹر صاحب بھی سائڈ، ایک اچھا بورڈ بنا کے وہ چلا لیں؟ بورڈ تو دیکھیں اوپر ہوتا ہے، بورڈ تو ہمیشہ مانیٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو اس کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کو میں اس کو چلاتا رہوں۔ آپ چاہتے ہیں ایڈمنسٹریشن آپ کے جی پاس میں رہے؟ ایڈمنسٹریشن چلاتا رہوں، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں اکیلا چلاتا رہوں، اتنا ہی حق ڈاکٹر صاحب بھی اس کی ایڈمنسٹریشن پہ رکھیں۔ مگر آپ وہ چاہتے یہ ہیں کہ آپ کے پاس پوزیشن آپ کے پاس ہو، مین ایڈمنسٹریشن آپ کی ہو، یہ چاہتے ہیں آپ، جو کہ شاید یہ ڈاکٹر صاحب نہ مانیں گے؟ آپ ان سے بات کر لیں۔ میں ضرور کروں گا بعد میں، ہم اس لیے نکلے میں باہر۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ میں یہ تو کہہ نہیں رہا کہ میرے اکیلے کی ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اور وہ اس کو مل کے چلا لیں۔ مگر یہ پبلک کی پراپرٹی نہیں ہے؟ دیکھیں ٹرسٹ تو آلویز جو ہے وہ پبلک پراپرٹی ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کہا کہ جناب میں تو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں مگر ایڈمنسٹریشن میرے پاس رہے اور میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کے چلانے کو تیار ہوں۔ تو ایڈمنسٹریشن کی بات جب وہ کرتے ہیں نوریس، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبضہ قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور جس بیس پر وہ قبضہ قائم رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب میرے تو پردادا صاحب نے اس میں حصہ ڈالا تھا، انہوں نے زمین کا کچھ حصہ دیا تھا۔ تو نوریس صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ کلیم غلط ہے۔ اور ناظرین میں یہاں پہ آپ کو ای میل پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں جو پیٹر بانڈ نے لکھی ڈاکٹر کرسٹی منیر کو، کہ جس میں وہ جو ہے اپنا کیون وہ کلیم کرتا ہے کہ اس کے دادا نے ڈاکٹر ایف ایس خیر اللہ نے کچھ زمین اس میں ڈونیٹ کی۔ تو وہ لکھ رہے ہیں یہاں پہ ڈاکٹر ایف ایس خیر اللہ ڈیڈ ناٹ ہیو اینی پراپرٹی یا لینڈ اور ادروائز۔ ڈاکٹر اینڈ مسز خیر اللہ لیفٹ پاکستان ان 1995. I think it was in the summer for Canada to stay with their daughter and her family. He died on Christmas Eve 1997. یہ پیٹر بانڈ لکھ رہے ہیں ڈاکٹر کرسٹی منیر کو۔ Financially they were supported by the mission board in the Netherlands. Whatever funds he had, he spent for the marriage of his daughter. My name is shown on the document, یہ پیٹر بانڈ کہہ رہے ہیں۔ However, in August 1996, Mrs. Bond and myself were on leave in the Netherlands. کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 96 میں انہوں نے زمین دی ہے ان کو، پیٹر بانڈ وہ کہہ رہے ہیں 96 میں میں اور میری مسز نیدرلینڈس میں تھے، اور اس کے ساتھ ایمفسائز کر رہے ہیں I have never seen the mentioned document or copy of it. اور پھر ہائی لائٹ کر رہے ہیں I have been the director of Darul-Hikmat from August 1987 till October 1997. Local income came from fee, Christians at Chanda and donations from the Christian Hospital Taxila. تو یہ جو کلیم کیا تھا کیون نے کہ 96 میں اس کے دادا نے خیر اللہ صاحب نے کوئی زمین ڈونیٹ کی تھی، تو پیٹر بانڈ نے بڑے صاف الفاظ میں لکھ کے بھیجا کہ وہ کوئی زمین نہیں دی گئی بلکہ وہ پیٹر بانڈ نے زمین لی اور اسی نے کنسٹرکشن کرائی۔ اس میں پارٹنرز شامل تھے، جرمن اور
नीदरलैंड्स के, जर्मनी के और इंग्लैंड के, उन्होंने ये सारा हेल्प की। और मैं इधर ये बताना चाहता हूँ कि नॉरेज़ ने जिस तरह से वहाँ पर अभी ज़मीनें बेचना शुरू कर दी हैं, हमने जब नॉरेज़ से पूछा कि आपने ये जो दीवार लगाई है ये आपने क्यों लगाई है, और उसने, मैं समझूंगा कि बड़ा गलत बयानी से काम लिया, उसने कहा कि ये कब्रिस्तान की ज़मीन है जो कि एसी और डीसी ने आके ख़ुद दीवार लगाई है। और जब आपने पीछे पूछा कि जो 6 कनाल की ज़मीन है वो आपने क्यों ली है, क्यों बेची है, तो उसने कहा कि ये भी हमने उन्हीं को दी है। जबकि हकीकत ये है कि यहूनाबाद वाले जो लोग हैं वो इस हकीकत को किस तरह से आपके सामने ला रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। मेरा नाम यूसुफ बेंजमिन है और मैं अरसा 30 साल से यहानाबाद में रहाइश पजीर हूँ। दारुल हिकमत पर कुछ लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है, तो मकामी तौर पर जो हम सबको अभी नज़र आ रहा है, जो अभी वहाँ पर काबज़ हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, वो कुछ सुना है कि कोई नोरेज़ नाम का वकील है और उसके साथ कुछ उसके और जो उसका जो टोला है वो उसके साथ है, और वो कब्ज़ा करके उस स्कूल को आहिस्ता आहिस्ता बेच रहे हैं। जिस तरह के अभी फ़ुटबॉल की ग्राउंड बेच दी है और फिर बच्चों की वो फ्रंट पर जो ग्राउंड थी वो बेच दी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म साहब से और चीफ मिनिस्टर पंजाब से ये इल्तिजा करते हैं कि इस अदारा को, जिसको नाजायज़ तरीके से जो है वो इस पर कुछ लोग जो है वो गुंडा नासर जो काबज़ होके बैठे हैं, उनसे इसको बागज़ार करवाया जाए और इस ट्रस्ट के बोर्ड को सही तरीके से बहाल किया जाए। दारुल हिकमत पे जो कब्ज़ा हुआ है वो इस तरह हुआ है कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है दारुल हिकमत का, उसको एक स्टे के ज़रिए को एक जगह पे रोक दिया गया है, स्टेटस को कर दिया गया है, और उस इदारे पे जो है वो खुद ही जो है खुद साख्ता एक, मतलब उस इदारे में लीगल एडवाइज़र था, उसने जो है उस इदारे पे कब्ज़ा किया हुआ है। वो कहता है जी मेरे दादा परदादा की प्रॉपर्टी है, जबकि उस प्रॉपर्टी का एक भी डॉक्यूमेंट, इवन एक मरला भी जो है ना इस लीगल एडवाइज़र के या इसके ख़ानदान के नाम पे नहीं है। वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो डॉक्टर पीटर वॉन के नाम पे है। अच्छा नाजरीन, एक इसमें और हिच है कि वो ये कि जो बेदिया रोड पे है दारुल हिकमत, उसको डॉक्टर क्रिस्टी साहब के कहने पर और ऑब्वियसली ट्रस्टीज़ के कहने पर उसको पहले प्लान बनाया गया कि उसको लीज़ कर दिया जाए ताकि ये बेचकर जो बड़ा स्कूल है यहूनाबाद का उसके अखराजात पूरे किए जा सकें। और ये स्टेटमेंट डॉक्टर क्रिस्टी साहब ने दी, आप सुन सकते हैं। हमारे गले पे हाथ रखा हुआ था क्योंकि हमने तनख्वाहें देनी है, पैसे है नहीं है, टीचर्स एक स्टेज पे सड़क पे निकल आए वगैरह वगैरह। बोर्ड ने एग्री किया, ऑल राइट बेच दे। और नाजरीन, बेचने का इरादा जब किया तो कहा भी किसको, वो भी नोरेज़ और उसके बाप को कहा गया। और जब हमने पूछा कि आप किस तरह से ट्रस्ट की ज़मीन को बेच सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने स्पेशल प्रोविज़न ली थी इसके ऊपर कि हम ज़मीन बेच सकते हैं। फर्दर पूछा गया तो पता ये लगा कि ये ज़मीन तकरीबन 2 करोड़ में सौदा हुआ उसका, और जिसमें से नोरेज़ और उसके वालिद साहब ने ये कहा कि वो वाली पार्टी को हमने फ़ारग कर दिया, अब हम ये ज़मीन ख़रीदते हैं, हम आपको पहला 50 लाख बयाना देते हैं। वो बयाना डॉक्टर साहब ने रिसीव किया और दारुल हिकमत के अकाउंट में डाला, और उसके बाद बकौल डॉक्टर क्रिस्टी मुनीर साहब के इनको टोटल 80 लाख रुपया वहाँ से मिला, जो कि बेदियाँ वाली जगह से ज़मीन इन्होंने बेची, बल्कि स्कूल बेचा जो 1 एकड़ पर है। 2 करोड़ में सौदा हुआ, 80 लाख डॉक्टर साहब मानते हैं कि वो दारुल हिकमत में जमा कराया गया, और उसमें से सैलरीज या जो है प्रोविडेंट फंड दिया गया। और दूसरी पार्टी का कहना यह है कि हमने 1 करोड़ डॉक्टर साहब को दिया। अब ये वक्त बताएगा, आगे जब इन्वेस्टिगेशन चलेगी वो बताएंगे कि कितने पैसे दिए गए और कितने रिसीव किए गए। इसके बाद हमने उनके डोनर से पूछने की कोशिश की कि आप उनको फंडिंग कर रहे थे, आपको ये इल्म नहीं था कि वो ज़मीन बेच रहे हैं 8 एकड़ जो बना बनाया स्कूल है वहाँ पर,
तो उन्होंने हमें बड़े साफ अल्फाज में कहा कि साजिद साहब, हमने इनसे पूछा था कि आपका डेफिसिट कितना आ रहा है यूहन्नाबाद वाले स्कूल को, तो उन्होंने कहा कि हमारा हर महीने 35,000 डेफिसिट आता है। डॉक्टर साहब ने कहा, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप ना बेचें, 35,000 हम बढ़ा देते हैं ताकि जो आपका डेफिसिट आ रहा है वो हम पूरा कर दें। डॉक्टर साहब अगर आपको इस पर नहीं है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं उस डोनर के पास आपकी बात भी करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमने मना किया कि मत बेचे, और जब इन्होंने बेचनी शुरू की ज़मीनें तो हमने फंडिंग रोक दी। अब जर्मन्स ने फंडिंग रोक दी, अब नीदरलैंड्स वालों ने फंडिंग रोक दी जो कि पीटर बॉन खुद भेजा करते थे, और जो इंग्लैंड से आती थी फंडिंग वो भी रुक गई। क्यों? क्योंकि बोर्ड ने खुद फैसला कर दिया बेचने का। जब बोर्ड ने शुरू कर दिया ज़मीनें बेचने का तो फिर तो हर तेरा मेरा गैरा जो भी होगा वो पीछे खड़ा हो जाएगा कि भाई ये खुद बेच रहे हैं तो हम किसी से कम हैं। और आपके अपने लगाए हुए पौधों ने आपको कांटे बनकर चुभना शुरू कर दिया। वही जो लीगल एडवाइज़र आप लेके आए थे आज वही आपके ख़िलाफ़ खड़ा होता है। वही कैवन जो आपकी मिसिस का भांजा है वही आपके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ। पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर रहे एटलीस्ट उन्होंने ज़मीनें बेचने की हरकत नहीं की, मगर सबसे पहला कदम उठाया गया ट्रस्टीज़ की तरफ से, कदम उठाया गया ज़मीन बेचने का, और उसके बाद ज़मीन बेचने का कदम उठाया गया नॉरेज़, जो कि मैं समझता हूँ दोनों ही, मैं समझता हूँ इसके ऊपर जितनी भी आपकी सरजरस की जाए वो कम है, जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। कि आप में और नॉरेज़ में क्या फ़र्क नज़र आता है हमें। अब नाज़रीन मसला ये है कि ये एक ऐसी उलझन में पड़ चुका हुआ है केस। आप जितना मर्ज़ी मीडिया की बात करें, हमें इसको रिकनसाइल करने की ज़रूरत है। हमें इस क्रिश्चियन प्रॉपर्टी को बचाने की ज़रूरत है अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए। अब मैं तो ये समझता हूँ सबसे पहला जिसका हल नज़र आता है कि पीटर बॉन साहब, उनका दामाद जो कि वो ट्रस्ट चला रहे हैं नीदरलैंड्स में, वो ख़ुद विज़िट करे पाकिस्तान आकर और पुराना सारा जितना ट्रस्ट है उसको डिज़ोल्व करें और नया ट्रस्ट बनाएं, और इसी तरह नॉरेज़ को भी वहाँ से निकाला जाए, क्योंकि इसने ना सिर्फ अपने ख़ानदान की तौहीन की है, उनके नाम को ज़रर पहुँचाया है, अपनी फैमिली की रेपुटेशन ख़राब की है, बल्कि पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी की रेपुटेशन ख़राब की है। और जो ज़मीनें बेची गई हैं, जो आपने पीछे 6 कनाल ज़मीन बेची है जिस पर 4 घर बने हुए हैं, उनको भी डिमोलिश किया जाए और उनका भी पैसा जो है ये दारुल हिकमत में डाला जाए। और फ्रंट पे जो आपने 6 कनाल की दीवार मारी हुई है उस दीवार को हटाएं ताकि वो दोबारा से स्कूल बहाल हो सके। और आज मैं जो PTI जो कहती है कि हम कब्ज़ा ग्रुप के ख़िलाफ़ हैं, वो PTI जिसके MNS बैठे हुए हैं, शनीला रूथ साहबा को और थॉमस को कहता हूँ, जमशेद थॉमस को, और यहाँ पे जो आपके बैठे हुए MPs मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, इनसे कहता हूँ कि क्यों नहीं खान साहब को कहते, क्यों नहीं PTI वाले खड़े होते अब कि ये कब्ज़ा छुड़ाना है हमने। मैं शनीला साहबा का एक बयान पढ़ रहा था कि वो कहती है मैं तो बेबस हूँ इस मामले में। किस चीज़ के आप बेबस है? आपके पास है क्या? सही आपने फरमाया आप बेबस हैं, क्योंकि आपके पास इख्तियार क्या है, आपके पास करिश क्या है, आपके पास कौम का दर्द क्या है। और फिर बात करती हैं आपके हिकमत, दारुल हिकमत। मैंने तो आपको फ़ोन किया था जब मैं लाहौर गया था कि आप आए, आपने फ़ोन उठाना गवारा नहीं किया, क्योंकि आप मेरा ख्याल में अब MN हैं, आप तो आम बंदे से बात भी नहीं करती शायद अब। मगर नाजरीन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ये कोई पर्सनैलिटीज़ की जंग नहीं है, ये जंग अगर है तो हमारे कौम की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको बचाने की जंग है। तो मैंने आखिर में यही कहा कि 3 हल हैं। पीटर बॉन, उनके दामाद जो ट्रस्ट चला रहे हैं, वो आए पाकिस्तान में, ख़ुद आके लिटिगेशन को लीड करें और नया ट्रस्ट कायम करें। ये 80-80 साल के लोग जो है ये ट्रस्ट नहीं चला सकते। यंग ब्लड लेके आएँ, लोग लेके आएँ जो इफ़ेक्टिवली, एक्टिवली, टाइमली डिसीजंस लें।
ये ना हो कि 1.5 साल तक आपकी ऑडिट रिपोर्ट पड़ी है और आप डिस्कस नहीं करते और अगली ऑडिट रिपोर्ट आ जाती है, वो भी वही क्वालिफिकेशंस लगा रही होती है। कहाँ पे क्या कैपेसिटी है आप लोगों की, क्या कैपेसिटी कहाँ पे है विल। और अब नाजरीन हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि जहाँ कहीं इस तरह के ट्रस्टीज़ देखें, जहाँ कहीं इस तरह का बोर्ड देखें, जहाँ कहीं इस तरह का कब्ज़ा ग्रुप देखें, आप हमें ज़रूर आगाह करें, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ आपकी हैं। ये जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है ये आपकी है। ये गोरे जो छोड़ के गए हैं चर्चिज़ की प्रॉपर्टीज़ आपकी हैं। और ये जो स्कूल्स बने हुए हैं जहाँ पे आपके बच्चों को घुसने नहीं देते, ये आपके स्कूल्स हैं। निकले बाहर और खड़े हो वहाँ जाके कि हमारे बच्चों को दाखिला दो, क्योंकि हमारे स्कूल्स हैं। वो सेंट एंथनी को देख लें, कैथेड्रल्स को देख लें, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट को देख लें, ये आपके स्कूल्स हैं। FC कॉलेज आपका कॉलेज है। और वहाँ पे निकलें और जाकर वहाँ पे एडमिशन्स के लिए खड़े हों। नहीं होता तो आप वहाँ पे धरना दें, प्रोटेस्ट करें, क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टीज़ है, पढ़ कोई दूसरे रहे हैं यहाँ पर। और इस तरह की काली भेड़ों को ज़रूर आप बेनकाब करें। और हम मिलकर सारे जितने कब्ज़े हुए हैं, सारे बिशपों को आज वार्न करता हूँ मैं कि अपनी अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। आपने लबादा पहना हुआ है रिलीजन का, आपने लबादा पहना हुआ है शराफत का, अंदर से आप मक्कार हैं, अंदर से आप सफ़ेदी पीरी कब्रें हैं। प्रॉपर्टीज़ बेच रहे हैं खुदा के घर की, आपकी टांगे कब्र में हैं। और प्रॉपर्टीज़ बेच क्या कहाँ ले जानी है अपनी प्रॉपर्टी। आपको याद नहीं है कि किस तरह से खुदा सज़ा देता है। खुदा के घर की गैरत खुदा को खा जाती है। और अब कौम को गैरत आ गई है, गैरत आ चुकी है, गैरतमंद कौम है मसीही यहाँ पाकिस्तान बसने वाले। और मैं आज जॉन सैमुअल को भी कहना चाहता हूँ, और जितने बिशप्स हैं जो इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हैं, अपने अपने कामों से बाज आ जाइए, क्योंकि खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज़ है और आपको समझ भी नहीं लगनी इस बात की। तो नाजरीन, दारुल हिकमत में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है कि कब्ज़ा हुआ है। प्रॉब्लम यह है कब्ज़ा होने क्यों दिया। प्रॉब्लम यह है कि गवर्नेंस का प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। वहाँ पे बोर्ड की तब्दीली बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे चेयरमैन की तब्दीली बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर नॉरेस को छोड़ना बहुत ज़रूरी है यहाँ से प्रॉपर्टी को। और हल ये है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी बनाई जाए, इसको पब्लिकली ओपन किया जाए। और हम दरख्वास्त करेंगे अदलिया से भी, जिनके पास केसेस हैं, कि खुदा के लिए आप ना ये प्रॉपर्टी पुराने बोर्ड को दें, ना ये नॉरेस के बाप की जगह है, ये कौम की जगह है। आप कौम के नुमाइंदे वहाँ पर रखें ताकि अच्छे तरीके से निज़ाम चला सके, उनकी ओनरशिप बन सके। हमें उम्मीद है अदलिया से कि वो इस बात को सोचेंगे और बेहतर फ़ैसला देंगे जो कि क्रिश्चियन कौम के लिए बेहतर होगा। और इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर से भी कहता हूँ कि अपने वादे को याद करें और ये जो है कब्ज़ा, इससे आज़ादी दिलवाएं। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।